चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से जुड़े हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर फंस जाते हैं और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को सीधा एक ही बार में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका क्या फोकस रहा था परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज पॉलिसी, उन्होंने जो भी पॉलिसी लगाई थी दोस्तों उसका इम्पैक्ट हमारे भारत पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा था और ये दोस्तों पॉलिसीज कैसी कैसी थी। The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest। दोस्तों ब्रिटेन लोगों ने अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रमोशन के लिए उन्होंने जो भी पॉलिसीज बनाई थी अपने लिए बनाई थी, ना कि हमारे लिए। देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज, इनका जो इम्पैक्ट पड़ा था दोस्तों हमारे इंडिया पर क्या पड़ा था, बहुत बुरा पड़ा था यार। डिस्कस ब्रिटिश रूल सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने हमारे इंडिया को धीरे धीरे तरीके से उन्होंने हमारे इंडिया को बर्बाद कर दिया था। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। सेकंड क्वेश्चन, नेम सम नोटेबल, बहुत ही रिनोन्ड, बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट के बारे में बताओ हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम, जो कि उन्होंने हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम को दोस्तों उन्होंने मतलब एस्टिमेट लगाया था कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम इतनी होनी चाहिए या इतनी है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हालांकि ना वो जो बनाई गई थी ना वो एक एजम्पशन बेस पर थी और जिन्होंने ये एस्टिमेशन करा था उनका नाम क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे नाम हैं। एक हमारे दादा भाई नारोडजी हैं, VKRV राव हैं, विलियम, ये आप लोग यहाँ पर नाम देख सकते हो, RC देसाई वगैरह है ना, फिंडले श्रास, ये इनके आप दो चार नाम देख लेना। तो ये लोग थे जो ये हमारे कुछ कह सकते हैं नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे जो कि काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी मतलब फेमस थे। इन्होंने हमारे इंडिया के दोस्तों पर कैपिटा इनकम के बारे में इन्होंने एस्टिमेट लगाया था। हालांकि इनको बोला गया था जाके पता लगाओ इंडिया की, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बोला था, कॉलोनियल ने, कि जाके पता लगाओ इंडिया की पर कैपिटा इनकम है कितनी, जैसे कि पता लगा पाएंगे कि इंडिया के लोग कितने सक्षम हैं और कितने जल्दी से तेजी से मतलब वो रफ्तार पकड़ रहे हैं और कैसे उनकी इकोनॉमिक बर्बाद करना। ये तरीका था, एक साजिश थी। चलो कोई नहीं। थर्ड, व्हाट वर द मेन कॉजेज, क्या क्या मेन कारण थे ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, हमारा जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो एक स्टैग्नेशन हो गया था, एक स्थिर हो गया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। क्या क्या मतलब क्या कारण था, मेन कारण क्या था भाई? मेन कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्कस मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये मतलब पीछे लिखा हुआ है, आप जब पढ़ाई करोगे दोस्तों पीछे मैंने अपने 1 से लेकर 10 तक पार्ट्स में आपको काफ़ी कुछ सिखा रखा है कि किन किन तरीके से दोस्तों इंडिया की जो कह सकते हो कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था दोस्तों वो कैसे हमारा स्थिर हो गया था, किस तरीके से मतलब स्थिर हो गया था। मैंने पूरी कहानी डिटेलिंग में सिखा रखा है, जाके हमारे पुराने पार्ट्स चेक कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन आपको पढ़ना ही नहीं है, फिर भी पढ़वा देता हूँ। नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्री विच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी दोस्तों जो लगाई गई थी जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, जिस चीज़ के लिए मतलब हमें इंडस्ट्री वगैरह लगानी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। तो ऐसे कौन कौन सी इंडस्ट्री थी मॉडर्न जो हमारे इंडिया के ऑपरेशन में आ गया था हमारी कंट्री में जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हम लोगों सबसे पहले ना टिस्को पर काम करा था। टिस्को मतलब आयरन एंड स्टील कंपनी होती है, आयरन एंड स्टील कंपनी, इस पर काम करा। उसके बाद हम लोगों ने शुगर की मशीन लगाई, जिससे कि हम लोग शुगर केन से हम लोग शुगर बनाएंगे, मतलब गन्ने से हम लोग चीनी बनाएंगे, सीमेंट बनाएंगे, केमिकल बनाएंगे, पेपर इंडस्ट्री बनाएंगे दोस्तों। इन सब पे हम लोगों ने धीरे धीरे करके हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिफ्थ, अब यहाँ पर देख सकते हो, What was the two-fold motive behind the systematic de-industrialization, मतलब हमारे इंडिया के दोस्तों इंडस्ट्री को बर्बाद करा था, डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था। तो क्या मतलब उनके ब्रिटिशर्स के क्या उनके दो फोल्ड मतलब टू फोल्ड मोटिव थे अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, हमारे इंडिया के आज़ाद होने से पहले दोस्तों उन्होंने जो करा था उनका क्या मोटिव, दो मोटिव थे। सीधी सी बात आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। उनको हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल चाहिए था, बहुत ही चीप रेट पर चाहिए था, और उनको अपनी कंट्री में जाकर, ब्रिटेन की कंट्री में जाकर उनकी इंडस्ट्री में उनको यूज़ करेंगे, जिससे कि वहाँ से प्रोडक्ट बनाकर हमारे इंडिया में हाई रेट पर बेचेंगे। यही उनका टू फोल्ड मोटिव था हमारे इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का। मतलब हमारे इंडिया में इंडस्ट्री लगेंगी नहीं, मशीनें लगेंगी नहीं, क्योंकि उनको पता था हमारे यहाँ पे मशीनें लग गई तो बेटा हमारा देश, कोई दिमाग ऐसा तो है नहीं हमारे भारतीय लोगों में दिमाग नहीं था, तो उनको पता था कि अगर आप इंडस्ट्री लगा दी गई तो इंडस्ट्री से इंडस्ट्री बनाएंगे, मशीन बनाएंगे, इक्विपमेंट बनाएंगे और अपने आप को ग्रो कर लेंगे और हमको बर्बाद कर देंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा दिया गया था कि हमारे यहाँ पर मशीन लगेंगे ही नहीं। सिक्स्थ, यहाँ पर देखो, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल जो पुराने टाइप की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी वर रूइंड, उनको खराब कर दिया गया था अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, हम जानते हैं हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था, यहाँ तक कि हमारा हैंडीक्राफ्ट में पूरी दुनिया में बोलबाला था, उसको दोस्तों उन्होंने बर्बाद कर दिया, रूइंड कर दिया था, मतलब तहस नहस कर दिया था, नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। डू यू एग्री विद दिस रिव्यू? हाँ बिल्कुल वे एग्री हैं यार हम लोग। गिव रीजंस इन योर सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यस आई एग्री विद दिस व्यू। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिक बहुत धीरे धीरे आराम से तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर हमारी इंडियन की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को इन ऑर्डर टू सर्व देयर फॉलोइंग टू फोल्ड उनके मोटिव थे। टू फोल्ड मोटिव मतलब उनको दो मोटिव थे। क्या मोटिव थे? कि उनको हमारे यहाँ पर से रॉ मटेरियल चाहिए चीप रेट पर, जैसे कि यूज करेंगे अपने ब्रिटेन की इंडस्ट्री में, और उसको हमारे यहाँ पर इंडिया में हाई रेट में उसको सेल करेंगे। ये तो उनका दो फोल्ड उनके मोटिव थे। अब यहाँ पर देख सकते हो, कॉलोनियल गवर्नमेंट एनफोर्स्ड, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी हमारे यहाँ पर
फोर्सफुली हमारे यहाँ पर डाल दी थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। आपको पता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आप लोग एक्सपोर्ट अगर करोगे रॉ मटेरियल का किसी भी अदर कंट्री में दोस्तों आपको हाई रेट में बेचना पड़ेगा, और अगर आप लोग हमारे यहाँ से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करोगे तो आपको कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है भाई उनके लिए, ब्रिटेन के लिए। हमारे लिए तो बहुत गलत बात थी। विच अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब अगर आपको रॉ मटेरियल भेजना है हमारे ब्रिटेन में, मतलब अगर इंडिया से अगर रॉ मटेरियल जा रहा है ब्रिटेन में तब तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने इंडिया से हैंडीक्राफ्ट चीज़ें अगर बेची तो बेटा इतना हैवी टैक्स लगा दूंगा ना कि तुम मतलब बनाना छोड़ दो। अगर यही हुआ था बनाना छोड़ भी दिया था। विच अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडिया टू इंडिया इन इंडिया बात है, बट heavy duty was imposed on the export of Indian handicraft. As a result, Indian markets were full of finished goods from Britain, which led to the decline of Indian handicrafts both in the domestic market as well as the export market. ना तो हमारे इंडिया में उसका बोलबाला रहा और ना ही मतलब बाहर विदेशों में उसका बोलबाला रहा। विदेशों में बेचोगे तो तुम्हें टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, इंडिया में अगर तुम बेचोगे तो तुम इंडिया वाले ही नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम लोग जो ब्रिटिशन जो लोग थे, बाहर के जो लोग थे, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज से उन्होंने हैंडीक्राफ्ट चीज़ें इतनी बढ़िया कम रेट में इतनी अच्छी अच्छी बना दी थी ना, और उन्होंने हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया था, जो कि एक्सपोर्ट करना उनकी ओर से मतलब हमारे इंडिया में इंपोर्ट होगा और वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल फ्री था। तो बहुत सस्ते रेट में आ गया था। तो भारत के लोग क्यों, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि एक पेन 100 रुपये का है, एक पेन 5 रुपये का, आप कौन सा लेना चाहोगे बताओ? सर 5 वाला लेना चाहेंगे। जब दोनों अगर सेम काम कर रहे हैं तो तुम्हें इससे थोड़ा ना फर्क पड़ेगा कि इंडिया का या भारत का या ब्रिटेन का या हमारी मतलब विद्रोही वाली कंपनी का है, तो तुम्हें तो भैया 5 रुपये से फर्क पड़ता है। और यही चीज़ हमारे आज भी हो रही है। पता नहीं ऐसी कौन कौन से आप लोग बाहर की देश की चीज़ यूज़ कर रहे हो जो मैं नहीं करनी चाहिए, बट कोई नहीं भैया, ठीक है। चलो 7, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स डिड द ब्रिटिश इंटेंड टू अचीव, उनका क्या उद्देश्य था, वो क्या अचीव करना चाहते थे थ्रू देयर पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज से ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, वो क्या मतलब चाहते थे। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ डिस्कस इन डिटेल रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो आपको जाकर हमारी पुरानी किसी वीडियो को इसके लिए देखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है ये अक्सर, तो इसलिए स्टार लगा लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्रिटिकली अप्रेज सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज परसुइड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बात समझ में आ रही है? हमारी इंडिया की दोस्तों जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी दोस्तों, उसको शॉर्टफॉल उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई थी। तो अपना वो क्रिटिकली अप्रेज सम, मतलब आपको क्रिटिकली कुछ आपको अप्रेज करना, कुछ बातें बतानी है ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी परसुइड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सफर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग शॉर्टफॉल्स। अब उन्होंने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे इंडिया में लगा दी थी, तो उससे कह रहा है कि हम लोग सफ़र तो हुए थे, तो इन तरीके से हम लोग सफ़र हुए थे। किन किन तरीके से हम लोग सफ़र हुए थे ये मैंने प्रॉपर डिटेलिंग में दोस्तों आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रखी है, जाकर आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना, बट फिर भी यहाँ पर मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो डे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था, मतलब एक हमारे यहाँ पर दोस्तों मशीनें लगेंगी ही नहीं, आपको करना क्या है, आपको अपना एक यहाँ पर पूरा पढ़ लो, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस वॉज अलाउड टू कम अप, कि हमारे इंडिया में ना कोई मॉडर्न इंडस्ट्री आएंगी ही नहीं। आप मतलब उन्होंने हमारे भारत में लगाने के लिए किसी भी कंट्री को अलाउ नहीं करा था कि तुम यहाँ पर बेच नहीं सकते और हम लोग लगा नहीं सकते। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड, उसको 2 मोटिव थे, आपको पता है। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेगा, सस्ते रेट में लेगा, ब्रिटेन में मंगवा लेगा, और वहाँ पर उसको पैदा करके वहाँ पैदा करके नहीं, मतलब वहाँ पर उसको वो मतलब मशीनों में डालकर उसको फिनिश गुड्स में मैं कन्वर्ट करके दोस्तों हमारे इंडिया में बेच देगा, वो भी हाई रेट में उसको बेच देगा। ये उसके 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव थे, ये उसका मिशन था। अगला दोस्तों डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ था, हमारी इंडिया किस तरीके से सफ़र करी थी। दूसरा ये कि एडवर्स इफेक्ट हमारी ये भी इस तरीके से भी इफेक्ट करा था ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी दोस्तों उन्होंने बर्बाद कर दी थी। पहली बात तो उन्होंने हमें बाहर किसी विदेश में बेचने के लिए छोड़ा नहीं, उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें बेचना है तो दोस्तों तुम बेचो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें हाई टैरिफ पॉलिसी का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इतनी महंगा अगर तुम किसी को बेचोगे तो यार बाहर की जो कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो लोग थे दोस्तों, इतने बेवकूफ़ तो थे नहीं कि 2 रुपये की चीज़ को 20 रुपये की चीज़ खरीदेंगे। तो वो समझ गए थे यार बहुत महंगी चीज़ दे रहे हैं, हमें इसको ना इसका बॉयकॉट करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। वही चीज़ दोस्तों हमारे इंडिया में होगी, इंडिया में भी उन्होंने वो चीज़ चलने नहीं थी और हमारी ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दोस्तों बर्बाद हो गई थी। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज। पहला, इट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अगर आप लोग हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दोस्तों अगर हम लोग पब्लिक काम ही नहीं करेगी, इसमें भी काफ़ी लोग डिपेंड थे, काफ़ी लोग क्या, जब उसका पूरी दुनिया में बोलबाला था तो भारत में कितने लोग होंगे जिस पे डिपेंड थे, इसी में काम क्या करते होंगे। तो फिर उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। इससे क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों, मास लेवल पे ना अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई थी। इट एनकरेज्ड इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एज इंडियन मेड गुड्स।
कुड नॉट विद स्टैंड फॉरेन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड चीप रेट। मतलब जो दोस्तों ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हमारे पास आ रही थी, वो भी जैसे जैसे हम लोग हाथ से बनाते हैं ना, हाथ की कलाकारी करके कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो इंडिया वो ब्रिटेन वाले उसको बना रहे थे लेकिन मशीनों से बना रहे थे, और हम दोस्तों उसको खरीद भी रहे थे, क्योंकि मतलब भारत के लोग कोई चीज़ बना रहे हैं और भारत के लोग अगर भारत से खरीदेंगे ना तो बहुत महंगी पड़ती है यार। इसलिए उन्होंने क्या करा, भारत के लोगों ने इम्पोर्ट करवा लिया विदेशों से, ब्रिटेन से, अदर कंट्रीज से, और उसको यूज़ करना स्टार्ट करा। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होना ही था, क्योंकि एक तो तुम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, दूसरा तुम भारत के लोगों से ही बनी बनाई चीज़ नहीं खरीद रहे, और तुम लोग भारत से खरीद रहे हो। तो उससे क्या हुआ, वो उसकी कंपटीशन को हमारे इंडियन मार्केट के जो लोग थे, बेचारे किसान भाई बहन थे, जो अपने हाथ से कारीगरी से दोस्तों चीज़ को बनाया करते थे, वो उस चीज़ का सामना नहीं कर पाए। वो जो किसान भाई बहन थे जो अपने हाथ से कारीगरी करके किसी चीज़ को बनाया करते थे, वो सामना नहीं कर पाए ब्रिटेन से बनी मशीनों से चीज़ों की, क्योंकि मशीन से हर चीज़ जल्दी बन जाती है, सस्ती बन जाती हैं। और वो ब्रिटेन वाले इंडिया में जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे थे तो ड्यूटी फ्री था, और अगर हम लोग अगर बनाकर हाथ से कुछ बाहर बेच रहे हैं तो उस पर बहुत हाई टैक्स देना पड़ता था। तो बहुत तरीके से हम लोग सफ़र कर रहे थे। उसके बाद हमारे यहाँ दोस्तों कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री भी नहीं थी, हमारे यहाँ कुछ मशीनें वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, हमारे मशीनें वगैरह भी हुआ नहीं करती थी। देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर हुआ करती थी, और हुआ भी करती थी। मैंने आपको वीडियो में सिखाया था कि हम लोग उसका बुरी तरीके से, बहुत बैडली हम लोग उसको यूज़ किया करते थे, और यूज़ भी इसलिए क्या करा करते थे, ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए। वो मैंने वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करा रखा है। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट का दोस्तों हमारे लिए वो रोल हुआ करता था, बहुत ही लिमिटेड रोल हुआ करता था, और वो हुआ भी करता था ना, अपने फायदे के लिए हुआ करता था। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वॉज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारा जो बर्बाद हुआ ना, ये इसका भी एक रीज़न है। और पब्लिक मतलब सेक्टर मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे इंडिया में दोस्तों बहुत ही लिमिटेड रोल हुआ करता था। द पब्लिक सेक्टर रिमेंड कन्फाइंड, वो कन्फाइंड मतलब सीमित थी, ओनली टू द रेलवेज, कि चलो ठीक है हम इंडिया में रेलवे पे इंप्रूवमेंट लेकर आ जाएंगे, पावर जनरेशन में इंप्रूवमेंट लेकर आ जाएंगे, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर देंगे, पोर्ट्स में, अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में हम लोग थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना, वीडियो में सिखाया था बहुत अच्छे तरीके से कि ये सारी चीज़ें दोस्तों उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए करी थी। अगर आपको डिटेलिंग में जाना है तो वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हमारे इंडिया की वेल्थ को ड्रेन हुआ था, नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था सर। तो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड मीन्स दैट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया वॉज यूज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री एंड नॉट फॉर इंडिया। हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद यूज़ कर रही थी, ना कि हमारे फ़ायदे के लिए, वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही थी। और हमारे पास दोस्तों पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते जा रहा था। अब फिर क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, फॉरेन फंड पड़ा हुआ है, सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने 3 फायदे के लिए, कि इंडिया में ऑफिस बनाएंगे या अपने वहाँ पर ब्रिटिश में ऑफिस बनाएंगे। अगर कोई ब्रिटिश की कहीं किसी से लड़ाई वगैरह, युद्ध वगैरह हुआ तो उसका जो भी खर्चा वगैरह होगा, सामान वगैरह खरीदने का, वो मतलब उसको खरीदने के लिए जो भी खर्चा आएगा तो वो फॉरेन फंड से ही आ सकता है। तो उन्होंने इंडिया के फंड को यूज़ करा। और तीसरा, इनविजिबल मतलब सर्विस वाले आइटम को खरीदने के लिए। 10th, विच इज़ रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर। डिफाइनिंग ईयर सर क्या होता है? डिफाइनिंग ईयर मतलब दोस्तों होता है, डिफाइनिंग ईयर मतलब होता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसका मतलब होता है कि यहाँ से हमारी पॉपुलेशन में दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। और अगर मैं डेथ की बात करता हूँ दोस्तों, डेथ में बढ़ोतरी हुई थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन हुई थी उसमें भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1921 को हम लोग डिफाइनिंग ईयर के नाम से भी जानते हैं। आप लोग इसका दूसरा नाम क्या है? हालांकि शायद मैंने आपको बता दिया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, 1921 को हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जानते हैं। गिव अ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एक होता है क्वालिटेटिव, यह है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी की बात कर रहा है। मतलब कि हमारे पास जैसे 4 पेन है, 5 पेन है, क्वांटिटी में कितने हैं? क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, क्वांटिटी की बात कर रहा है। गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल, आपको तारीफ करनी है, ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल पर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। आपको ना इसको मतलब देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पर आंसर लिखा ही नहीं है, ये कह रहा डिस्कस कर दिया मैंने डेमोग्राफिक कंडीशन में। आपको जाकर पढ़ना पड़ेगा, हमारी वीडियो जाकर देख लेना डेमोग्राफी के ऊपर। वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है कि डेमोग्राफी में दोस्तों कि आपकी लिटरेसी रेशो क्या थी, आपका मतलब उसमें आपका बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी, पॉवर्टी कितनी थी, बहुत कुछ मैंने उसके अंदर कवर करवाया होगा। जाकर जरूर देखना, वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको दोस्तों पेपर में फंस जाता है। चलो भाई अगला, ये भी डिस्कस करने के लिए बोल रहा है वीडियो में कहीं। हाईलाइट द सैलिएंट मतलब इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो आप लोग मेरे ना ये वाले जाके वीडियो देख लेना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाले देख लेना, आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला दोस्तों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं अंडरस्कोर करना है मुझे, अंडरस्कोर करना है सम ऑफ इंडियाज मोस्ट क्रूसियल मतलब निर्दयी इकोनॉमिक चैलेंजेस। मतलब ऐसे हम लोगों ने इकोनॉमिक चैलेंज फेस करे थे जो कि दोस्तों बहुत निर्दयी थे। मतलब क्या ही बताएं यार, बहुत निर्दयी थे, मतलब बहुत जुल्म वाले थे।
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लिखा हुआ है सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर कौन कौन से थे आप यहाँ पर देखो। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन, हम लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंड हो गए थे एग्रीकल्चर पर। क्यों? हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दोस्तों बर्बाद हो गई थी। हम लोग क्या करते यार फिर बताओ, हमें सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही हमें डिपेंड होना पड़ा। ट्रेडिशनल हम लोग मेथड को यूज़ कर रहे थे कल्टीवेशन के लिए। आपको पता है मैंने बताया था इंसान अगर खेती बाड़ी करने जा रहा था दोस्तों अपने कंधे का अपने शरीर का इस्तेमाल करता था, लेकिन आज के डेट में मशीनें आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले लेकिन हम लोगों ने सारा सामना किया था। इन एडुकेट हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन था। इन एडुकेट मतलब हमारे पास उतनी उचित मात्रा में हमारे पास मशीनें वगैरह नहीं हुआ करती थी। और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री दोस्तों पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया था। एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गया था, मतलब जो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम होती दोस्तों बहुत ज़्यादा तादाद में दोस्तों मरने लग गए थे। और लोगों की जो लोगों की जो एक्सपेक्टेंसी जो एक रेशियो था कि मतलब कि कितने साल तक वो जीवित रह सकते दोस्तों, वो भी काफ़ी कम हो गया था। और वहाँ के लोग जो दोस्तों पढ़े लिखे थे ही नहीं और ज़्यादा मतलब अनपढ़ हो गए थे या बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो कहाँ से पढ़ाई कर लोगे आप लोग। अगर तुम सभी लोग अगर डिपेंड हो जाओ खेती बाड़ी पर दोस्तों, पढ़ाई करने पर ध्यान ही नहीं दोगे आप लोग। और वाइड स्प्रेड दोस्तों बड़े लेवल पर बड़े पैमाने पर दोस्तों हमारी गरीबी आ गई थी, मास पॉवर्टी आ गई थी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अगले लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए। पानी वानी पीना, पानी वानी पी लेना। सर आप पी लो भाई, मेरे पास तो है ही नहीं, जहाँ पर मैं बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पर पानी है ही नहीं। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन अंडरटेकन, मतलब सबसे पहले हमारा इंडिया का दोस्तों ऑफिशियल सेंसस कब उन्होंने नापा था? आपको अच्छी तरह पता है 1881 को ये नापा गया था। वो बात अलग है कि ये सही नहीं था, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग थी ना यार, तो कोई बात। हर स्टार्टिंग दोस्तों फेलियर जैसी ही होती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे अगर आप किसी भी काम में दोस्तों जुड़े रहोगे, मेहनत करते रहोगे ना, वो एक दिन वही फेलियर आपकी सक्सेस बन जाएगी और आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानना। अगर आपके दोस्तों नंबर कम आ रहे हैं, जैसे मेरी वीडियो पर व्यू कम आ रहे हैं, तो आपको हार नहीं माननी। मैं मेहनत करता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों को दोस्तों कभी ना कभी पसंद करोगे, वीडियो को लाइक करके जाओगे और मेरी इस मेहनत की दोस्तों इज्जत रखोगे, लाज रखोगे। कभी ना कभी वो दिन आएगा, मुझे विश्वास है। आप लोग कभी ना कभी मेरी वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और इसी तरीके से दोस्तों आप भी कभी ना कभी दोस्तों, आज हो सकता है आपके नंबर कम आ रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों आप अपनी क्लास के या आने वाले भविष्य के दोस्तों टॉपर बन जाओगे। बस आपको मेहनत लगातार करनी है, आपको अपने दिमाग से ये चीज़ निकालनी है कि यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सकता। और ना ही कभी इस बात का घमंड लेकर आना है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को तो एक बार में सब समझ में आ जाता है। दोस्तों बड़े बड़े लोग मैंने बर्बाद होते हुए देखे हैं, और जो आबाद थे मैंने बर्बाद वाले देखे हैं, जो बर्बाद थे दोस्तों मैंने आबाद होते हुए देखे हैं। तो कभी ज़िंदगी में घमंड मत करना कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है। जो नहीं है उसे पाने की कोशिश करो, और जो है दोस्तों उसको संभाल कर रखो, उस पर कभी घमंड मत करो, ठीक है। चलो ठीक है सर, अब अगर आपने अपनी फेंक ली हो तो चलो अपने स्टार्ट करो 2 क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारा जो व्यापार था दोस्तों, उसका कितना बड़ा वॉल्यूम हुआ करता था। अरे कहाँ बड़ा होगा भैया, बर्बाद तो हो गए थे हम लोग। और किस डायरेक्शन में क्या करते थे भाई, जैसा गवर्नमेंट बोल दिया करती थी कॉलोनियल, वैसा हम लोग करा करते थे। तो आप देख सकते हो हम लोग, ये हालांकि मैंने लास्ट वाली वीडियो में कराया था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग बन गए थे। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट के हम लोग एक्सपोर्टर किस कंट्री में बताओ, ब्रिटेन में। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स किस कंट्री में बताओ, इंडिया में, ठीक है। चलो उसके बाद उन्होंने दोस्तों मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था हमारे ब्रिटिश, मतलब हमारे क्या, उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के ऊपर, कि जैसा वो कहेगा दोस्तों हम लोग वैसा ही करेंगे। मतलब आधे से ज़्यादा कि इंडिया के जितने भी प्रोडक्शन हुआ करती थी, मतलब जो भी ट्रेड हुआ करता था, जो भी व्यापार हुआ करता था, वो आधे से ज़्यादा हमारा ब्रिटेन के संग ही हुआ करता था। ऐसा उन्होंने रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी लेकर आ रखे थे। और जो भी हमारे पास क्रॉप्स वगैरह फसल वगैरह बचा करती थी, वो भी हम लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग अदर कंट्री में बेचेंगे। वो भी हमारी 3 कंट्री हुआ करती थी। बताओ फटाफट से, बार बार चला के बोलता हूँ, लिखो चाइना, श्रीलंका और ईरान। बोलो चाइना, श्रीलंका, ईरान, चाइना, श्रीलंका, ईरान, CSI, 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 चाइना, श्रीलंका, ईरान, चाइना, श्रीलंका, ईरान, चाइना, श्रीलंका, ईरान। 1881 को हम लोग दोस्तों सबसे पहला हमारा ऑफिशियल सेंसस को हमारा नापा गया था, जो कि बिल्कुल सही, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं था यार, इस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो आ रहे हैं दोस्तों हर 10 साल में, ये हमारे हर 10 साल में दोस्तों आते हैं, तो इन पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं पॉपुलेशन के मामले में। लास्ट हमारा जो सेंसस दोस्तों, जो हमारा लास्ट सेंसस था दोस्तों, हमारा 19 क्यों 2000 दोस्तों 21 में हमारा ये आया था। लास्ट हमारा जो सेंसस था अभी 2021 में आया था। अभी चल रहा है हमारा 2023, वो 2021 में आया था, जिसमें हमारी इंडिया की पॉपुलेशन दोस्तों, आपको पता है 2023 में हमारी इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया के नंबर 1 पर आ चुकी है, लेकिन 2021 में ऐसा नहीं था। खैर कोई नहीं, अब 2031 आएगा, 31 मतलब आज से 9 साल बाद आएगा। तब देखना इंडिया तक पहुँच पाना, इंडिया की पॉपुलेशन तक पहुँच पाना, मुझे नहीं लगता कि किसी कंट्री के बस की होगा, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। या देखते हैं चाइना किस मिशन पे काम कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। चलो भाई,
16 वर देयर, जब भी वर आ जाए ना पहले समझ जाना क्वेश्चन कर रहा है सर, क्वेश्चन तो कर ही रहा है, ठीक है भाई। वर देयर एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, क्या उनका मतलब कोई पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारे इंडिया में? हाँ भाई बिल्कुल था, जो कि कह रहा है डिस्कस करा है मैंने इस वाले टॉपिक में, जो कि मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिक मैंने वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 16 क्वेश्चन, आप जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और दोस्तों आपकी मर्जी है यार, अगर आपको अच्छे लगते तभी लाइक करना, वरना मत करना। मेरी मेहनत का रिजल्ट दोस्तों मुझे पॉजिटिव तरीके से देना यार। ऐसा नहीं कि आप लोग लाइक कर रहे हो बेमन से कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तभी लाइक करना, वरना मत करना, ठीक है। चलो भाई मैं ज़्यादा बेकार की बात करूँगा नहीं, हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में। सर अगली वीडियो में क्या सिखाओगे? मैं सिखाऊंगा ये सिखाऊंगा ट्रू और फॉल्स। आपको बस बताना ही सही है या यही गलत है। सर कितने क्वेश्चन है इसके अंदर मुझे खुद नहीं पता, ये हैं ज़्यादा नहीं है, ये भी भाई 16 क्वेश्चन ही है, ये भी 16 है। तो ये वाला पार्ट मैं कल लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दो यार, बस मैं आप लोगों से ये जरूर बोलूँगा, हाथ जोड़ कर लो, हाथ भी जोड़ दिए, बस कर दो भाई शेयर।